इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। हम सबके घर में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो खर्राटे लेता है। फैमिली का ये मेंबर, ये सदस्य खुद तो चैन की नींद सोता रहता है, लेकिन उसके आसपास के लोग उसके खर्राटों की आवाज की वजह से सो नहीं पाते, उनकी नींद उड़ जाती है। सही कहा हुसैन आपने। सबके परिवार में एक शख्स तो ऐसा होता ही है जिसके खर्राटे इतनी तेज होते हैं कि घर वालों को कई बार खर्राटे रिकॉर्ड करने पड़ते हैं और फिर हंसी मजाक में वही रिकॉर्ड किए हुए खर्राटे सुनाने पड़ते हैं ताकि यकीन हो जाए कि जो सो रहा था वो खर्राटे ले रहा था। लेकिन ज्योत्सना, क्या आपको इस बात की खबर है? आपको भी और जो हमें देख रहे हैं उन सबसे ये सवाल है कि खर्राटे कोई मजाक की बात बिल्कुल नहीं है, और खर्राटों को हल्के में लेने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। दरअसल लोग समझते हैं कि खर्राटे गहरी नींद में आते हैं या फिर आप बहुत थके होते हैं तब आप खर्राटे लेते हैं। मैं भी ऐसा ही समझती थी हुसैन, लेकिन ये सिर्फ गलत फहमी है। सच तो यह है कि खर्राटे शरीर में किसी ना किसी बीमारी का सिग्नल होते हैं। स्नोरिंग की कई वजह हो सकती है, खर्राटे की कई वजह हो सकती है, और इसकी सबसे पहली वजह है मोटापा। इसके अलावा नाक और गले की मसल्स अगर कमजोर है तो उसकी वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं। स्मोकिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना और साइनस भी इसकी एक वजह होता है। वैसे खर्राटे की वजह से स्लीप एपनिया जैसी बीमारी तो हो ही सकती है। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल भी इम्बैलेंस हो जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक खर्राटे की वजह से साइलेंट अटैक यानी कि नींद में हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है और कई मामलों में ब्रेन स्ट्रोक तक की नौबत आ जाती है। और आपको बता दें कि देश का हर चौथा शख्स खर्राटे लेता है, और हाल में आई स्टडी की माने तो अगर आपके 10 से 18 साल के बच्चे लगातार 4 घंटे बैठकर टीवी देखते हैं तो या फिर काम कर रहे हैं तो उनके खर्राटे शुरू होने के चांसेस 78% बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि खर्राटे को योग से न सिर्फ कम बल्कि जड़ से खत्म किया जा सकता है। योग से खर्राटे कैसे भागेंगे ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। आप बात कर रहे थे खर्राटे की। राम सिंह कड़पा से आया हुआ, आंध्र प्रदेश से। कितने साल से आते थे खर्राटे? 5-6 साल आते थे स्वामी जी। 5-6 साल से? हाँ स्वामी जी, मैंने यहाँ आके 10 दिन का पैकेज था, आज मेरा 8वां दिन है स्वामी जी। मैं 2 घंटे रोज प्राणायाम करता हूँ और ये अपने कुटिया में ये औषधि लेता हूँ, चिकित्सा लेता हूँ स्वामी जी, और 2 घंटे रोज सुबह शाम प्राणायाम कर रहा है। और इसमें आज खास आसन, प्राणायाम और उज्जाई सिंहासन खास बताने वाले। 3 से 7 दिन के अंदर ही खर्राटे इन्हीं के दूर नहीं हुए, इन्हीं के साथ साथ हाथ नीचे कर लेंगे। और कितनों के दूर हो गए, जरा हाथ उठाओ दोनों। ये इतने हैं जिनके खर्राटे दूर है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये अपने घर में दूसरों को भी तकलीफ देते थे और अपने को भी। ये खर्राटे, जैसे आपने कहा, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ये हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, और कई बार तो खर्राटे वालों का सांस रुक जाने से मौत तक हो सकती है। ये एक साधारण बीमारी नहीं है। तो ये ठीक किए हुए भाई भी और बहनें भी। बहनों में कुछ तो ऐसी खर्राटा मारती होंगी कि पति भी परेशान हो गए होंगे। पीछे वाली बहन जी को देना, ठाड़ी वाली को। ये खर्राटों में तो अच्छा स्वामी जी, अच्छी बात ये है कि हमने लोगों को खर्राटे। मेरे को 8-10 साल से आ रहे थे जी। मेरी वीडियो बना के बच्चे दिखाया करते थे कि मम्मी देखो आपको। मैं मानती नहीं थी, मेरे को सांस रुक जाया करता था मेरा। अच्छा, वो रिकॉर्ड करके दिखाते थे? हाँ जी, क्या है, आप मानते नहीं हो। मैंने, मेरे को नहीं आते खर्राटे। बोले देखो ये आपकी वीडियो देखो, तब मेरे को जचाया। मेरे को आज मेरा लास्ट दिन है जी, यहाँ आने के बाद मेरे को नहीं खर्राटे आए। खर्राटे खत्म कर लिए। चलो अब क्या क्या करना है इसके लिए? देखो, एक तो कठिन आसन है थोड़े। चलो लेट जाओ। ये तो बहुतों ने ठीक किया है, तो खाली कुछ प्रतीकात्मक हम बुला लेते। यहाँ पर आपने कहा हर तीसरा चौथा आदमी खर्राटा लेता है। उसके लिए एक तो ये देखो, ये सर्वांगासन। अब खर्राटे आने के आयुर्वेद के अनुसार कारण बताता हूँ। कफ बढ़ने से खर्राटे आते हैं, मेद चर्बी बढ़ने से खर्राटे आते हैं, श्वसन तंत्र के कमजोर पड़ने से खास करके
हमारे थायराइड पैराथायराइड की जो अंदर के मसल्स हैं वो कमजोर पड़ने से, श्वास नली के कमजोर पड़ने से खर्राटे आते हैं। तो ये सर्वांगासन 1 से 2 मिनट करना है, कम से कम 2 मिनट तक। फिर ये नस से हो रहा है हमारे भाई संजय जी के। पहले माथे पर, नाक पर, चेहरे पर मसाज करते हैं और उसमें अणु तेल डाल देते हैं। अब देखो ये बात तो छोटी सी है, अब अणु तेल डाल दो भाई, इनकी मसाज की अच्छे से और फिर इनको अणु तेल डाल दिया। अब बताओ इतना सा करने से खर्राटे दूर हो जाते। पानी के अंदर हल्दी, सेंधा नमक, जीरा, सौंफ, जीरा और सौंफ को उबाल ले और उस जीरा सौंफ को उबाल के, थोड़ा हल्दी को उबाल के, जीरा सौंफ हल्दी को उबाल करके और उससे गरारे करते तो उससे खर्राटे दूर हो जाते। तो ये 2 मिनट सर्वांगासन, 2 मिनट ये हलासन ऐसे। अच्छा स्वामी जी, और अच्छी बात ये है में ऐसे, फिर ये मत्स्यासन कर लेते हैं। जी मेरे भाई स्वामी जी, अच्छी बात ये जबरदस्त है। खर्राटे के लिए आसन बता रहे हैं 5। आज हम लोगों को ये बता रहे हैं कि खर्राटे कितने परेशान करने वाले या खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक परेशानी ये है कि लोग इसकी सीरियसनेस को समझते ही नहीं थे कि खर्राटा किसी तरह से फिक्र करने की बात है, चिंता की बात है। आपने योगाभ्यास तो बताने शुरू ही कर दिए। एक चीज़ ये भी समझाए कि खर्राटा जो शख्स ले रहा होता है, यानी जो पीड़ित होता है, उसे तो खबर नहीं होती कि वो दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरों की नींद उड़ा रहा है। लेकिन क्या जिसको खर्राटे आते हैं, क्या वो अपनी नींद पूरी कर पाता है? क्या वो पूरी नींद सो रहा है या फिर उसकी नींद अधूरी रह रही है? वो सुबह फ्रेश क्यों नहीं उठ पा रहा है? तो सर्वांगासन, हलासन के बाद ये मैंने मत्स्यासन बताया, और जो कर सके वो चक्रासन भी कर लेंगे। अब ज्यादा लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर सके तो ये चक्रासन ये भी, और ये साथ में थायराइड के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। जो कर सके उनके लिए बता दिया, जो ये ना कर सके तो वो सिंहासन तो कर ही सकते हैं। जब खर्राटे आते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में, हार्ट में, बॉडी में कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और उससे नींद पूरी नहीं आती है। जब खर्राटे आएंगे तो ऑक्सीजनेशन कम होगा और उससे नींद भी कम आएगी और पूरे शरीर को विश्राम भी पूरा नहीं मिलेगा, थकान रहेगी। इसलिए आज जो अभ्यास बता रहे हैं सिंहासन, जीवा पूरी बाहर और भ्रू मध्य में देखते हुए ऐसे आंखों को ना अंदर की तरफ देखेंगे। ऐसे फिर गले को थोड़ा मसाज किया। अब देखो, देखने में ये हल्का जैसा है लेकिन अद्भुत लाभ होता है इससे। फिर उज्जाई। अब ये 5 प्रक्रियाएं कर ली, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन और उज्जाई। देखो ऐसे ऐसे गले को टाइट करके रखा, थोड़ी को कंठकोप में लगा दिया, ब्रेथ को होल्ड किया और ऐसे लगभग 20 से 30 सेकंड होल्ड करके रखा। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दिया। ऐसे ही 11 से 21 बार करने पर थायराइड भी ठीक होता है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, टॉन्सिल भी ठीक होता है और भी स्वर तंत्र की जितनी विकृति है। आप में से थायराइड कितनों ने क्योर किया है? हाथ दोनों उठा लो जरा। ये थायराइड भी और जो है स्नोरिंग भी दोनों ठीक करके बैठे, इनको विशेष अभिनंदन है। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में। तो थायराइड भी ठीक कर लिया और स्नोरिंग, स्लीप एपनिया भी ठीक कर लिया। अब देखो एक अभ्यास ही है, ऐसे गर्दन को यूं गोल घुमाना, गर्दन को टाइट करके, गले को टाइट करके। देखने में हल्का सा अभ्यास है लेकिन बहुत लाभ करता है। ये भी बड़ा जबरदस्त है।
अब स्वामी जी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं अभ्यास और है कि जैसे इसको किसी कहते को हैं खांसी उष्ट्रासन। है, जुकाम है, किसी को थायराइड की समस्या, किसी को कुछ और समस्या, कोई मोटा है, तो क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग योगाभ्यास के जरिए खर्राटे को दूर करना है? जरा आप इसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। स्वामी जी, खांसी जुकाम अक्सर लोगों को रहता है और उनको खर्राटे ज्यादा आते हैं, तो क्या उन्हें कुछ अलग से उपाय भी करने की जरूरत है? योगाभ्यास उन्हें कुछ अलग से भी करने हैं, कुछ उनके लिए और यौगिक उपाय भी हैं जिनकी नाक अक्सर बंद रहती है जुकाम की वजह से? तो उनको एक तो उष्ट्रासन और एक ये भुजंगासन करना है। ये फेफड़े के लिए बड़ा जबरदस्त है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन होगा इससे। 5-10 से शुरू करके 50-100 बार तक ऐसे ऐसे भी और दोनों हाथ ऐसे भी थोड़ी के नीचे रख करके। एक तो ये हो गया उष्ट्रासन और भुजंगासन। दूसरा भस्त्रिका, अब जिनको बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है, कमजोरी है, उनको तो धीरे धीरे करना है, इसे तेजी से करें। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ये 4 प्राणायाम करने से जिनको कफ कोल्ड है, और त्रिकुटा, सीतोपलादी या स्वासारी चूर्ण 1 से 2 ग्राम लेके शहद में मिला करके चाट लें। खदिराद वटी, लवंगादि वटी या कंठामृत चूस लें। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम रोज बताते हैं लोगों को। त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी, इसको 1-1 ग्राम शहद से ऐसे चाट लें, और ये कंठामृत ऐसे ही लिया, 1-2 गोली मुंह में कंठामृत, और कंठामृत अथवा लवंगादि, खदरादि बटी चूस ली, और बबूल की दातुन की और बबूल की छाल को ही चूस लिया, उससे भी खर्राटे दूर हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा कफ कोल्ड है तो स्वासारी गोल्ड या स्वासारी वटी या स्वासारी और पंचकोल उबाल करके पी लें, एकदम ठीक हो जाता है। और ये पॉइंट दबा लें। अब अगली वजह है मोटापा जिनको होता है थोड़ा कफ कोल्ड से भी। आप लोगों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड की समस्या कितनी थी जो खर्राटे लेते थे? तो ये 1, 2, 3, 4, 5 तो यही हैं जिनको कफ कोल्ड के कारण से खर्राटे आते थे, एग्जाम्पल्स हैं। फिर ओबीसीटी के कारण से, अब ओबीसीटी के कारण से जिनको खर्राटे आते हैं उनके लिए ये जरूरी है। ये देखो, ये अभ्यास करो, 25, 50, 100 बार करना है, और इससे वजन तो ऐसे कम होता है जैसे गधे के सिर के ऊपर से सींग गायब हो जाते हैं। तो मोटा मतलब ये कि मोटापा कम करके हम खर्राटे से भी मुक्ति पा सकते हैं स्वामी जी। हाँ, मोटापा कम होगा। देखो कफ, ये मोटापा, ये कफ कोल्ड, फिर किसी के स्वर तंत्र में कमजोरी आई तो वो हमने बताया ना, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन और उज्जाई से किस कारण का निवारण करते, किसी भी कारण से रोग है। और एक बात ये कि देखो पूरा करना पड़ेगा। मोटापा है तो 50-100 बार ऐसे 50-100 बार करना पड़ेगा, ऐसे 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 50-100 बार लंबे लंबे सांसों के साथ। स्वामी जी, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं ये करना पड़ेगा जो आपको खर्राटे से परेशान करते हैं? मेरे पास तो कोई रहता ही नहीं, रात को अकेला सोता हूँ। या स्वामी जी आपको पता चला हो किसी की शिकायत आई हो? देखो, कभी मेरे मित्र हैं पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी। एक दिन वो प्लेन में बैठे थे और पूज्य आचार्य जी ने उनका वीडियो बना लिया, बालकृष्ण जी ने। फिर एक दिन बालकृष्ण जी बैठे थे, उन्होंने भी खर्राटे मारे तो उन्होंने उसका बना लिया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आचार्य बालकृष्ण जी को भी आते खर्राटे, उनके खर्राटे आपने दूर नहीं करवाया अभी? ये तो माता तो फिर उनको उज्जाई करा के ठीक कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा।
लंबे लंबे श्वास ले लो। ये अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो देखो ये स्वस्थ आदमी को भी कई बार खर्राटे आते हैं। वो जैसे पूज्य आचार्य जी की प्रकृति कफ प्रधान है, मेरी प्रकृति पहले बचपन में वात प्रधान अब पित्त प्रधान है, तो कफ प्रधान प्रकृति वालों को कभी कभी खर्राटे आ सकते हैं। लेकिन उज्जाई कंटिन्यू करेंगे तो 100% अकेले उज्जाई से भी अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, तो ये खर्राटे दूर हो जाते हैं। और मैं एक बड़ी बात ये कह रहा हूँ, हमने लाइफस्टाइल डिजीज, फिर ये जेनेटिक डिजीज और जिन बीमारियों को बहुत हल्के में लेते हैं, हम कहते हैं ये तो होता ही है, इससे क्या होता है। नहीं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम से अपने को रोग से छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई प्रेम नहीं करना। रोग से तो कोसों दूर रहना चाहिए अपने को। तो आज मेरा एक संदेश भी है सबको, हुसैन भाई ज्योत्सना जी, जो भी रोग स्वामी जी कौन प्यार करना चाहता है? साथ जो भी चीजें हमें दुख देती है, चाहे वो मोटापा है, उनसे हम दूर रहें। बुरी चीजों का कतई हम रेस्पेक्ट ना करें, उनका आदर ना करें, उनसे कोई कंप्रोमाइज ना करें। जरा सा अपने को दिखा कि ये नुक्स है, शरीर के स्तर पर, विचार के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी के लेवल पर, एक्शन के लेवल पर कहीं पर भी अपने को लग रहा है कि यह परफेक्शन नहीं है, तो एकदम से तुरंत अपने को करेक्शन करना चाहिए। बिल्कुल, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, लोगों के बीच बहुत सारी 100 बार करा देते हैं जी। और देखो खर्राटे को लेकर लोगों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। जी मेरे भाई, उसमें से एक बात यह है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग किसी तरह का नशा करते हैं, खासतौर से स्मोकिंग की बात है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से उनको खर्राटे आते हैं। कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप पानी कम पीते हैं और आपके शरीर में पानी की कमी है, उसकी वजह से गला सूख जाता है और उसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। इन सब बातों की क्या सच्चाई है? तो देखो सच्चाई तो शरीर में वात, पित्त, कफ हो या और कोई भी सत्व, रजस, तमस हो, या हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में कहीं पर भी इम्बैलेंस होगा। जैसे ही देखो शरीर को, प्रकृति को भगवान ने एक विधान के तहत एक यूनिवर्सल लॉ है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये तो रोज हम करवा ही देते हैं। और ये लाइफस्टाइल डिजीज के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का रोग है, उन सब के लिए 1-2 मिनट से लेके मध्यम दर्जे का रोग है तो 5 मिनट, और असाध्य कोटि का रोग है तो 10-10 मिनट तक हम ये योगाभ्यास करने के लिए रोज बोलते हैं कि भाई ये तो किया ही करो। और कम से कम पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो सभी कर लिया करो। तो ये सच है कि जो लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब पीते हैं उनको भी खर्राटे आने की ज़्यादा संभावना, और खर्राटे ही नहीं, सब बीमारियों के प्रमुख कारण है। एक तो नींद पूरी नहीं आना, पानी पूरा नहीं पीना, हेल्दी फूड नहीं लेना, अनहेल्दी फूड खाना, टाइम से नहीं खाना, ये खर्राटे से लेकर के बाकी बीपी, शुगर, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, स्ट्रेस, इन सब बीमारी, इंसोम्निया का सबका कारण है गलत हैबिट्स, रॉन्ग हैबिट्स, ड्रग एडिक्शन और तमाम तरह के अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो देखो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मंडूकासन, शशकासन। अच्छा स्वामी जी, घर में बड़े जो तो है, जितना हो सके जी स्वामी जी, घर में बड़े हमें अक्सर छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं कि पानी बैठ कर पियो, नमक का कम से कम इस्तेमाल करो, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। बहुत सारी इस तरह की बातें घर में होती हैं और जिसका हम उस वक्त ख्याल नहीं करते, लेकिन जब हम किसी बीमारी से जूझने लगते हैं तब हमें एहसास होता है कि घर के बड़े हमें टोक रहे थे। तो क्या खर्राटे का रिश्ता खाने पीने से कुछ होता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नमक खाने से ज़्यादा खर्राटे आते हैं, क्या ये सही है? एकदम सही बात है। नमक सीधा ही खाना चाहिए और कम खाना चाहिए। मैदा ना के बराबर खानी चाहिए। हम 3 चीज़ों को वाइट पॉइजन कहते हैं, एक चीनी, दूसरा नमक और तीसरा मैदा।
इनसे बचे। 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। पानी बैठ करके ही पीना चाहिए। और जिनकी वात और कफ प्रकृति और मोटापा है, वात और कफ प्रकृति है, मोटापा, उनको गुनगुना ही पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको खर्राटे आते हो, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको तो जीरा और उनको धनिया, इसकी चाय पीनी चाहिए। जीरा और धनिया की चाय, ये खर्राटे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी बातें, पानी हमेशा बैठ करके ही पीना चाहिए, खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर के पानी पीते हैं तो इससे वात रोग बढ़ जाता है। कुछ ही दिनों में घुटनों में दर्द और तमाम तरह की दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर देखो, रोज सिर में तेल लगाना चाहिए। तुम इनकी भी सिर का अभ्यंग करो भाई, भृंगराज तेल से सिर का अभ्यंग करना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती उनको बादाम रोगन से सिर के अभ्यंग के साथ पादाभ्यंग करना चाहिए। बादाम रोगन जो है यहाँ पर रखा है, बादाम रोगन से सिर का अभ्यंग करना चाहिए। ये जो बादाम रोगन है ये सिर में भी लगाना चाहिए और पैर के तलवों में लगाना चाहिए जिनको नींद नहीं आती है। अब ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका बड़ा असर होता है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाना चबा चबा करके खाना चाहिए। खाने के समय नाराज नहीं होना चाहिए। अन्नम न निंद्यात अन्नम न परितिक्षिता अन्नम बहु कुर्वीता एतद् व्रतम, ऐसे हमारे यहाँ पर छोटी छोटी बातें आती हैं कि ऐसे इनका ध्यान रखना चाहिए। खाना चबा चबा करके खाना चाहिए। चबा चबा करके खाने से 90% बीमारियों से मुक्त हो जाते हम। 99% लोग चबा चबा करके खाना नहीं खाते। खाते समय भी टिक्का टिप्पणियां करते रहेंगे, बात छोंकते रहेंगे, ये ठीक नहीं है। मौन रह करके खाना खाना चाहिए। और एक खाने को इतना चबाएं, चबाते चबाते पूरा लिक्विड हो जाए, ऐसा खाने को ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पर लिक्विड कर को के खाना चाहिए। और लिक्विड को ऐसा पीना चाहिए, पानी को और दूध आदि को, जैसे आप सॉलिड चीज खा रहे हो। इसलिए बंगाली में बोलते हैं ना, पानी खाबो, खाबो, दूध खाबो, खाबो वाला होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखेंगे। सुबह उठ करके 1 से 2 लीटर पानी पी लेना चाहिए। 5 से जैसे सुबह उठते हैं सुबह सुबह 1 से 2 लीटर पानी पी लेना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। 3 लीटर पानी दिन भर, कोई भी लिक्विड जाना ही चाहिए शरीर के अंदर। ऐसी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। हुसैन भाई कुछ और एक और बात याद आ रही है स्वामी जी की, खाना रात में खाने के फौरन बाद अगर लेट जाते थे तो बहुत डांट पड़ती थी। कहा यह जाता था कि कम से कम खाने के बाद 2-3 घंटे जागना है, उसके बाद ही बिस्तर पे जाके सोना है। तो क्या इसका भी खर्राटे से कोई लेना देना है क्या? बहुत लेने देना। सुबह का नाश्ता 8 से 9 बजे के बीच में, दोपहर का भोजन 12 से 2 बजे के बीच में, और शाम का भोजन 7 बजे से पहले हो जाए तो श्रेष्ठ, 8 बजे तक पहले हो जाए तो मीडियम, और 9 बजे से पहले तो ले लेना चाहिए। और 10 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए। बहुत प्यास, बहुत भूख लगी हो तो दूध पी लेना चाहिए, नहीं तो फल खा लेनी चाहिए। ये बात छोटी छोटी है लेकिन बड़ी गहरी है। इन बातों का आदर करना चाहिए हमको। देखो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देने से ही बड़ी बड़ी बीमारियों के चंगुल में आदमी फंसा हुआ है। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये ओबिसिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हैं क्या? और यही लाइफस्टाइल डिजीज बाद में क्रोनिक डिजीज बन जाती है, इनक्योरेबल डिजीज बन जाती है। एसएलएमएस ऑटोमिन डिजीज क्या है? ऑटो मोड पर जैसा जीना चाहिए था वैसे जिया नहीं। बॉडी का पूरा सिस्टम ऑटोनॉमिक सिस्टम से चल रहा है, वॉलंटरी तो 1% चलता है। तो सच में हम यदि छोटी छोटी बातों का आदर करें और अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुने तो हम बहुत सारी समस्याओं से, संकटों से अपने आप को बचा सकते हैं। और हमें लगता है जो अपने बड़े बुजुर्गों की नहीं सुनते थे वो भी अब कम से कम इंडिया टीवी पर हमें सब सुनने लगे और हम जैसे बता रहे वैसे करने लगे, और उससे करोड़ों लोगों की बीमारियां ठीक होगी। उनका अभिनंदन। बिल्कुल, बिल्कुल, कम से कम चलो सुनना शुरू तो किया, और किसी की नहीं तो इंडिया टीवी पर ही सुनना शुरू किया। कपाल भाती कर लो चलो। और जो लोग खर्राटे लेते मेरे भाई, हैं, जो लोग खर्राटे लेते हैं उनकी भी बात सुनने की जरूरत है कि दरअसल वो परेशान है और वो दूसरों की नींद तो उड़ा रहे हैं लेकिन वो खुद भी नींद नहीं ले रहे हैं। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी है कि जो खर्राटा ले रहा है वो अच्छी नींद सो रहा है, जबकि स्वामी जी ये बता रहे हैं कि जो खर्राटा ले रहा है वो भी अच्छी नींद नहीं सो रहा है, तो उसके खर्राटे को दूर करने की जरूरत है। आजकल स्वामी जी कुछ लोग खर्राटा अपना खत्म करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए सोने से पहले नाक पर एक बैंड या क्लिप आ रही बाजार में
उससे उस क्लिप से या बैंड से नाक को क्लिप कर लेते हैं और उससे खर्राटे की आवाज जो है वो कम हो जाती है। तो ये क्या तरीका सही है या खतरनाक हो सकता है? ये बहुत खतरनाक तरीका है। और जो स्लीप एपनिया के लिए मशीन लगाते हैं, जिनके रात को सोते सोते श्वास रुक जाते हैं, उससे प्रेशर से फिर जो है वो अंदर ऑक्सीजन जाता है, ये भी आर्टिफिशियल तरीका। जितने भी कृत्रिम तरीके हैं ये अच्छे नहीं हैं। और ये क्लिप आदि लगाना तो बहुत ही डेंजर हो सकता है। उससे तो ऑक्सीजन लेवल कम होकर के और आपके ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसलिए उनका तो कतई प्रयोग ना करें। उससे अच्छा ये है कि एक बार कम से कम जो ज़्यादा आलसी जीव है तो 1 मिनट भस्त्रिका कर लें, 1 मिनट कपालभाति कर लें, अनुलोम विलोम कर लें। इससे अच्छा तो सोने से पहले 5 मिनट ये अनुलोम विलोम ही कर लें। बिल्कुल, क्लिप लगाने से अच्छा है ये नसें कर लें, जो हमें बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। थोड़ा स्वामी जी, जैसा कि आप बता भी रहे हैं, क्लिप लगाने से अच्छा है कि अनुलोम विलोम ही कर लें। जीरे की चाय पी लें जी। ये बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम से हमारा राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल पूरा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, बाएं स्वर को ईड़ा, दाएं को पिंगला, बीच के सुषुम्ना कहते हैं। यही चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, यही गंगा, यमुना, सरस्वती है। अंदर ही त्रिवेणी है, यही द्युलोक है, यही अंतरिक्ष लोक है, यही पृथ्वी लोक है। त्रिलोकी हमारे भीतर, सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे पुण्य, सारा ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये सब पिंड में है। और जब अनुलोम विलोम करते हैं तो 72,72,10,1001 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, पूरा का पूरा देह देवालय बन जाता है। और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे, और एक एक सेल का 7 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए की कंपोजिशन से बना पूरा शरीर हमारा ऑटो मोड पर आ जाता है। तो जब ऑटोइम्यून डिजीज कैसे होंगे, फिर पूरी बॉडी ऑर्डर में रहेगी तो डिसऑर्डर कैसे रहेंगे। इसलिए मैं सबसे कहूँगा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी या बीपी बढ़ा हुआ, शीत करिए, ऐसे 5-7 प्राणायाम तो जरूर करें रोज। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, नेजल ड्रॉप, स्टीम से खर्राटे कम करने में फायदा मिलता है। रात में सोने से पहले क्या नाक में कोई चीज डाली जा सकती है? जैसे बादाम रोगन को आप अक्सर बताते हैं, अणु तेल आप बताते हैं, क्या इससे भी खर्राटे आने धीरे धीरे कम हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं? ये 100% लाभदायक है। और 1 से 7 दिन के अंदर आप तो एक जो है खाली खर्राटे की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं जो हम इंडिया टीवी पर बताते हैं, ये योगासन, ये प्राणायाम और ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके बीपी, शुगर, थायराइड, खर्राटे और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। जेनेटिक बीमारी किस किस ने ठीक की है? इधर आओ जरा दोनों। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस, ये सारी बीमारियों को मिटा सकते हैं। सुबह उठ करके नशे कर लें, नहीं तो शाम को सोते समय नशे कर लें। इधर आओ। तो सोते समय नशे कर लें, सुबह उठ करके नशे कर लें, जल नेति सूत्र नेति कर लें, खर्राटे आएंगे ही नहीं। और तेरे को क्या था जेनेटिक? हमारे ओम स्वामी जी, हमारे परिवार में पार्किंसन की बीमारी है, जिससे मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई वो एक्सपायर हो गए इसमें पार्किंसन में। और अभी भी मेरे भाई के बच्चों को पार्किंसन है, लेकिन तू बच गया। मैं बच गया। क्या नाम है? राजेश भाटी, छायसा गांव, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से। योग कर रहा है, कितने सालों से कर रहा है? मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूं स्वामी। इनके बच्चों को भी, भाई के बच्चों को हो चुका, परिवार में मौत हो चुकी और पार्किंसन को मिटा लिया। और तुमने क्या ठीक किया? जेनेटिक इनको देना। किसको था बीपी? ओम स्वामी जी, मेरे को बीपी था, मेरे फादर को बीपी था। फादर एक्सपायर हो गए थे बीपी की वजह से, मतलब उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज हो गया। तो मेरे को 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, तो मैंने 7 दिन के अंदर बीपी ठीक कर लिया। और अब कोई दवाई नहीं 3 साल से कोई दवाई नहीं लेता हूँ। ये है बड़ी चीजें। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बीमारियां बताओ। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक पार्किंसन, ये आपके पास आने का स्वामी जी मौका मिला। डॉक्टर ने बोला था कि ये जो, लेकिन बहुत से लोग हैं स्वामी जी जो आपके पास नहीं पहुंच सकते, तो वो अपने सवाल आप तक पहुंचाते हैं। एक्सपायर हो गए उसके साथ ही जाएगी। और अब बारी है स्वामी जी आपके जरूर दर्शकों के सवाल शामिल करने की। राकेश का सवाल सबसे पहला है कि उनके भाई को एपनिया की शिकायत है, सोते वक्त सांस रुक जाती है और खर्राटे भी वो लेते हैं। एक सवाल तो ये हो गया, और एक और सवाल साथ में जोड़ लेते हैं स्वामी जी। अनुरूप का है ये, उनकी माँ को इंसोम्निया है, नींद की दवा लेने के बाद भी वो सो नहीं पाती हैं, यानी एक को नींद में उनकी सांसें रुक जाती हैं
और एक हैं उनकी माताजी जिनको नींद नहीं आती, नींद की दवा लेती फिर भी नहीं सो पाती। तो दोनों को ही बताते हैं जी। एक तो जो है ये पॉइंट दबा दें, इससे तो स्लीप एपनिया खत्म हो जाएगा। ये थायराइड के लिए भी बताते हैं और ये स्लीप एपनिया के लिए भी। तो ये तो पॉइंट दबाएं और तब तक फोन भी लगा लें, फोन कट गया हो लेकिन हमारा कार्यक्रम बराबर चलता रहेगा। तो ये तो देखो ऐसे ये पॉइंट दबाएं, ऐसे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये पॉइंट है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में पॉइंट दबाएं। और जिनको नींद नहीं आती उनको एक तो ये करें ऐसे, और एक तलवे के ऊपर बादाम रोगन से मालिश कर लें, इसको पादाभ्यंग कहते हैं। तलवे के ऊपर बादाम रोगन से मालिश कर लिया और सोने से पहले सिर के ऊपर बादाम रोगन से मालिश कर लिया और बादाम रोगन नाक में भी डाल दिया। और ये हाथ में और पैर में, ये रिंग फिंगर के पास वाली जो अंगुली है इसको यहाँ से और ये दूसरा अंगूठा ये दबाने से नींद बहुत अच्छी आ जाती है। और जिनको नींद और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो नींद की तो फिर जो है मेधावटी ले लें 2-2 गोली, उससे नींद अच्छी आ जाती है। एक प्याज खा लें सलाद के तौर पर, उससे नींद बहुत अच्छी आ जाती है। नहीं तो पोस्त दाना और मखाना की खीर खा ले, उससे भी नींद अच्छी आ जाती है। और जिनको ये स्लीप एपनिया है वो स्वासारी गोल्ड ले ले, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम, पहले ही दिन से मशीन छूट जाएगी। हाँ, भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई, स्वामी जी कार्यक्रम का प्राणायाम वक्त जो जरूर है करें तो जी। पहले ही दिन से हम मशीन छुड़वा देते हैं यहाँ पर। जी, कार्यक्रम का वक्त स्वामी जी इतनी तेजी से भागता है आपकी बातें सुनते सुनते कि पता ही नहीं चलता कि हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ आ गए। एक सवाल जल्दी से और शामिल कर लेते हैं। जुनैद अपने पापा के लिए पूछ रहे हैं कि उनके पापा 17 साल से हाई बीपी के शिकार हैं और योग से इसे वो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो हाई बीपी तो जैसे इन्होंने जेनेटिक ठीक कर लिया, पिता की मौत हुई थी और आप कोई दवाई नहीं खा रहे वर्षों से, अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, अकेला अनुलोम विलोम, शीतली और शीतकारी, मुंह से लिया नाक से छोड़ दिया। जुनैद के पिता 100% अच्छे हो जाएंगे। मात्र 3 प्राणायाम कर लें, भ्रामरी उद्गीत भी कर ले तो और अच्छी बात है। और लौकी का जूस पी ले, सर्दी कफ कोल्ड हो तो लौकी का सूप पी ले, लौकी का जूस या लौकी का सूप पी ले। और मुक्तावटी और या बीपी की टेक भी खा ली तो 100% बीपी से मुक्त हो जाएंगे और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। और ये खाली जुनैद के लिए नहीं, सबके लिए बता रहे, करोड़ों लोग बीपी, शुगर, थायराइड आदि से पीड़ित। जी मेरे भाई। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आपने शुरुआत में ही हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, बहेरा, बबूल की छाल, एलोवेरा का लेप लगाने की के बात से शुरुआत की थी, लेकिन अब ज़रा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि अच्छी नींद पाने के लिए, खर्राटे से मुक्ति पाने के लिए और कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल हम अपने खाने पीने में करें तो ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो देखो रोज ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो करना ही है। और इसके साथ साथ ये अभ्यंग बताया था सिर के ऊपर और पैर के ऊपर भी, पादाभ्यंग और अभ्यंग के साथ साथ ये जो जीरा है ना, जीरा ये कई रोगों की औषधि है। जीरा देखो उबलते हुए पानी में हमने डाला है। अब जीरा ऐसे थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कूट करके भी डाल लें तो और अच्छा हो जाता है। ये जीरे का पानी अब देखो इतना फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है, क्योंकि उबला हुआ पानी था इसलिए तुरंत तैयार हो गया। ये जीरे की चाय हो जाएगी। जिसको और अच्छी बनानी हो, थायराइड भी ठीक करना हो और स्नोरिंग भी ठीक करनी हो तो जीरा के साथ ये धनिया भी मिला दे, तो ये धनिया भी मिला दिया। अब देखो ये जीरा और धनिया अब दोनों का पानी पी लिया ना तो ये तो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। और रात को सोने से पहले, सोने से करीब आधा 1 घंटा पहले खाना खाया मान लीजिए 8 बजे, तो 9 बजे के करीब दूध पी ले तो दूध से भी नींद बहुत अच्छे आ जाती है। हमारे जो ब्रेन के जो अच्छे हार्मोन्स हैं, अच्छे एंजाइम्स हैं, पूरी बॉडी के अच्छे जो पूरे केमिकल्स हैं, अच्छे सोल्ट्स हैं अंदर के, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं
इसलिए आज हम सबसे कहेंगे कि सोने से पहले दूध पी लिया करें, और जिनको दूध हजम नहीं होता वो जीरा और धनिया की चाय पी लिया करें। ये चाय जो पिएंगे फिर उनको खर्राटे नहीं आएंगे, ये एकदम पक्की बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और इससे चलिए हमारी स्वामी जी, अब हमने बदल जाती है। एक तो खर्राटा फ्री दुनिया बनाने का आगाज किया है। बहुत जल्द अब हमें खर्राटे की आवाज़ें इधर उधर नहीं सुनाई देंगी। अक्सर ट्रेन में बहुत लोग परेशान करते हैं, सोने नहीं देते हैं, लेकिन आज हमने ये सीखा स्वामी जी कम से कम कि जो खर्राटा ले रहा है उसे पीड़ित समझा जाए और उसके खर्राटे को दूर करने की कोशिश की जाए। जो कुछ आपने बताया उस पर अमल किया जाए। अब जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। भारत में भी थर्ड वेव के खतरे का सिग्नल मिलने लगा है। कोरोना के नए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में थर्ड वेव के खतरे से निपटने के लिए स्वामी रामदेव कल आपकी तैयारियों का असेसमेंट करेंगे। एक बार फिर बताएंगे वो 10 योगाभ्यास और 5 आयुर्वेदिक उपाय जो आपको थर्ड वेव से बचाएगा। तो कल सुबह 7:57 पर अपनी तैयारियों को चेक कीजिए स्वामी रामदेव के साथ और अपने आप को तैयार कीजिए। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ये मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के जेनेटिक बीमारियों को जैसे ठीक किया है, तो सबसे भी मेरा आह्वान, हमारे साथ योगाभ्यास करें और सारे लाइफस्टाइल और जेनेटिक डिजीज से मुक्ति पाएं। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।